वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस माने आनुवांशिकी, है ना, और माने जेनेटिक्स। और इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सहलग्नता, उससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है दो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जब अपने आनुवांशिक तत्व का आदान प्रदान करती है, इसको हम जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? पुनर्योजन माने रिकॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि पुनर्योजन का तात्पर्य है नए जीन्स का संयोजन जो जीन विनिमय से प्राप्त होता है, और ऐसा संयोजन जो जनक प्रकार से भिन्न होता है। भाई अगर मैंने आपको पिछली क्लास में ये उदाहरण भी बताया था कि मैं जो हूं, मेरी शक्ल ना पूरी तरीके से अपने माताजी से मिलती है ना पिताजी से मिलती है, इसका मतलब मेरे निर्माण में जीन विनिमय ज्यादा हुआ। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो मुझसे 5 साल छोटा है, उसकी शक्ल मेरी माता से ज्यादा मिलती है, पिताजी से कम मिलती है। तो इसका मतलब उसके अंदर पुनर्योजन कम है, उसके अंदर सहलग्नता ज्यादा है ना। तो जो पुनर्योजन की आवृत्ति है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। पुनर्योजन आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और इस पुनर्योजन आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है जीन विनिमय मान माने क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू माने COV माने COV। अब इसको इसकी गणना करने का सूत्र फॉर्मूला क्या है? देखिए इधर, इसका फॉर्मूला है पुनर्योजन आवृत्ति माने COV, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर पुनर्योगजों की संख्या, पुनर्योगजों की संख्या बटे कुल संतानों की संख्या या कुल संततियों की संख्या गुणा 100। याद रहेगा। अब इसका जो मान आता है, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है, तो इसका मान आएगा प्रतिशत में। यदि COV का मान है 1%, इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि एक गुणसूत्र पर 2 जीन्स के मध्य दूरी एक मानचित्र इकाई माने 1 मैप यूनिट है। 1 मैप यूनिट है। और एक मानचित्र इकाई जो होती है, एक मानचित्र इकाई, इसको कहते हैं एक सेंटीमॉर्गन। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं एक छोटा सी बड़ा m। और ये जो सेंटीमॉर्गन शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? हेल्डेन ने। हेल्डेन द्वारा
जो मॉर्गन थे आपके, इनके सम्मान में, थॉमस हंट मॉर्गन, मॉर्गन के सम्मान में। ठीक है, तो ये है मानचित्र इकाई। और एक मॉर्गन जो होता है उसको लिखते हैं ऐसे, एक मॉर्गन ये कितना होता है, 100 सेंटीमॉर्गन, बिल्कुल ऐसे ही, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब एक चीज और है जो मैं आपको लिखकर बताऊंगा, वो ये है कि पुनर्योजन आवृत्ति का अधिकतम मान, आवृत्ति का अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका अधिकतम मान होता है 50%। ये बात आप याद रखना। यदि, यहां लिख रहा हूं, यदि किसी प्रश्न में पुनर्योगज आवृत्ति माने COV का मान 50% से अधिक दिया गया है, से अधिक दिया गया है, तो वास्तविक मान क्या होगा, तो वास्तविक मान बराबर दिया गया मान, दिया गया मान माइनस 50%। जैसे किसी क्वेश्चन में गलती से आपको 66% दे दिया है, तो 66 में से 50 घटा दो तो उत्तर क्या आ जाएगा, 16%। तो हमारा पुनर्योगज आवृत्ति क्या हो जाएगी, 16%। समझ में आ रहा है। अब ये हो गया। अब मैं आपको इसके ऊपर एक प्रश्न कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको प्रश्न कराऊंगा सहलग्नता पर और सहलग्न जीन्स के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं वो ये है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, AB तथा प्लस 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 समजीनी युक्त जनकों के निषेचन द्वारा निम्नलिखित संतानें प्राप्त हुई। निम्नलिखित संतानें प्राप्त हुई। कैसे कैसे, जो AB थे वो कितने आए, ये आए 488। ठीक है, A प्लस ये कितने आए, ये आए 12, प्लस B आए कितने 28, और प्लस प्लस आए कितने 472। और प्रश्न क्या है, A तथा B जीन्स के मध्य की दूरी, जीन्स के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आपको ए और बी के जीन्स के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, और आपको पता है जो जीन्स के मध्य की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्योजन आवृत्ति, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसका क्या सूत्र है, इसका सूत्र है ऐसे लिखेंगे, पुनर्योगज आवृत्ति बराबर क्या, बराबर पुनर्योगजों की संख्या, पुनर्योगजों की संख्या बटे कुल संतानों की संख्या, कुल संतानों की संख्या गुणा 100। तो ये तो जनक है ए बी, और प्लस प्लस भी जनक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, जनक प्रकार। लेकिन ये जो दोनों हैं ये जनकीय उसमें है ही नहीं, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों हो गए पुनर्योगज प्रकार, माने रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। तो पुनर्योगजों की संख्या होगी 12 और 28 बराबर 12 प्लस 28, और नीचे आप लिखोगे 488 प्लस 12 कुल संतानें प्लस 28 प्लस 472 गुणा 100 बराबर 12 और 28 कितने होते हैं, 40 बटे ये हो गया 1000 गुणा 100, 1 से ये गया 2 से ये गया बराबर 4%। 4% माने 4 मानचित्र इकाई। तो ए और बी जीन्स की मध्य की दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमॉर्गन। ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में। अब एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे सहलग्नता वाले जीन्स के ऊपर, ये भी बड़े 2 क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ाएंगे जनसंख्या आनुवांशिकी। देखिए प्रश्न नंबर 2, एक जीव में ए, बी तथा सी नामक 3 जीन्स हैं, नामक 3 जीन्स हैं, जिसमें से ए तथा बी पूर्ण रूप से संलग्न है, पूर्ण रूप से संलग्न है। आ रही है बात समझ में, पूर्ण रूप से संलग्न है। बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी के स्व संकरण कराने पर समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त होगा। समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे बनाएंगे, बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी,
और इसका हमने किससे निषेचन किया? इसी से। इसी को तो स्वनिषेचन कहते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है ये त्रिसंकर संकरण हो गया, तो इसका समलक्षण अनुपात क्या आना चाहिए? 27:9:9:9:3:3:3:3:1। ये आपने पढ़ा था, ये त्रिसंकर संकरण का परिणाम है। अगर हमें ये सीधा सीधा पूछना होता तो हम ये इतना सारा क्वेश्चन लिखकर भूमिका ही क्यों बनाते, है ना? तो इसमें ए और बी सहलग्न है। ए और बी सहलग्न है मतलब ए और बी अलग अलग जीन्स के रूप में कार्य नहीं करेगा। ए और बी ये एक जीन कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका दूसरा जीन, ठीक है? ऐसे ही यहां पर भी ये कहलाएगा एक जीन और ये कहलाएगा दूसरा जीन। तो इसमें जो परिणाम आएगा वो त्रिसंकर संकरण का नहीं आएगा, इसमें जो परिणाम आएगा वो आएगा द्विसंकर संकरण का। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 9:3:3:1। ये आपका आंसर होगा। और ये वाला आंसर 27:9:9:9:3:3:3:1 नहीं होगा। बस एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, ताकि आपका बिल्कुल दिमाग में पक्के से बैठ जाए। ये है प्रश्न नंबर 3। ये कहता है एक जीव में P, Q, R, S तथा T नामक 5 जीन्स हैं, ठीक है? जिसमें से P व Q तथा S व T पूर्ण सहलग्न हैं, ठीक है? फिर बड़ा P, छोटा p, बड़ा Q, छोटा q, बड़ा R, छोटा r, बड़ा S, छोटा s, ये एक ऐसा जीव है पंच संकरित, वो भी शुद्ध, के बाकी पूरी लाइन आप इसमें से उतार दें कि स्वसंकरण कराने पर समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त होगा। तो इसमें क्या प्राप्त होगा? हम यहां लिखेंगे बड़ा P, छोटा p, बड़ा P Q, छोटा q, बड़ा R, छोटा r, बड़ा S, छोटा s, बड़ा T, छोटा t, और यही चीज यहां पर लिख देंगे। अब तो आपको ये करना आ गया होगा। अब इसमें सहलग्न जीन कौन कौन से हैं? बड़ा P और बड़ा Q ये सहलग्न है, तो ये पहला जीन हो गया। S और T ये भी सहलग्न है, बचा ये R, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे ही ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें जो परिणाम आएगा वो पंच संकरण का परिणाम नहीं आएगा, इसमें परिणाम आएगा त्रिसंकर संकरण का। माने इसका जो उत्तर होगा ये क्या होगा? ये होगा 27:9:9:3:3:3:1। सीधा सीधा समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसमें बिल्कुल से भ्रमित हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और वो गड़बड़ करके आ जाते हो, ठीक है? अब इसके बाद हमारा जो अगला वो है टॉपिक है वो है गुणसूत्र मानचित्र या सहलग्नता मानचित्र। देखिए अगला टॉपिक है गुणसूत्र
मानचित्र, या इसको कहते हैं जीन मानचित्र, जीन मानचित्र या सहलग्नता मानचित्र। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रोमोसोम मैप या जीन मैप या लिंकेज मैप। ठीक है, सबसे पहला जो सहलग्नता मानचित्र है वो किसने बनाया था? वो बनाया था एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट ने। ठीक है, तो सबसे पहला जीन मानचित्र ये बनाया था आपका किसने? एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। और आपको अच्छे से पता है एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट जो थे ये थॉमस हंट मॉर्गन के शिष्य थे। ठीक है, एल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट, और इन्होंने क्या किया था? ड्रोसोफिला के 2 गुणसूत्रों के लिए मानचित्र बनाया था। ड्रोसोफिला के 2 गुणसूत्रों के लिए। और इनके मानचित्र बनाने का आधार क्या था? इन्होंने क्या यूज किया था, क्या प्रयोग किया था? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित एक गुण सूत्र पर उपस्थित 2 जीन्स के मध्य की दूरी को, जीन्स के मध्य की दूरी को अपना आधार बनाया। ठीक है, ठीक है, आधार बनाया और को उपयोग करके क्या किया? पुनर्योगज आवृत्ति द्वारा, पुनर्योगज आवृत्ति ज्ञात करके ये मानचित्र बनाए। ठीक है, ये मानचित्र बनाए। ठीक, अब ये मानचित्र दिखता कैसे है मैं आपको बता देता हूं। ये जो गुणसूत्र मानचित्र होते हैं ये एक गुणसूत्र पर जीन्स की स्थिति को दर्शाते हैं, और ये देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे एक आपके सड़क का मानचित्र है। जैसे मैं आपको एक बना के बता देता हूं, जैसे आप कोटा से जयपुर आ रहे हैं, है ना, कोटा से जयपुर, तो हमने क्या किया? ये बनाया। ठीक है, ये एक जीन है और ये एक जीन है, तो कोटा के लिए आपने नाम रख दिया के। ठीक है, कोटा से, इधर ध्यान से देखो, कोटा से जयपुर, और यहां पर है जयपुर। तो जैसे ही कोटा से निकलते हैं पहला स्टेशन क्या पड़ता है? बूंदी। हाँ, बूंदी होता है ना, तो यहां पर ये स्टेशन आ गया बूंदी। ठीक है बेटा, और बताओ बूंदी के बाद क्या आता है? सवाई माधोपुर, है ना, तो उसमें आपने लिख दिया एस, सवाई माधोपुर। फिर माधोपुर के बाद क्या आता है? निवाई। ठीक है, जहां पर वो है वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है, निवाई।
फिर आ गया आपका जयपुर। तो बिल्कुल आपका जो गुणसूत्र मानचित्र है वो ऐसे ही दिखता है। ये एक प्रकार के सड़क मानचित्र को प्रदर्शित करता है और उसमें महत्वपूर्ण जीन्स की स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पे पूरा नाम थोड़े लिखे हैं, आपको तो यही लग रहा है ना ये पूरा एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर पहला जीन के है, दूसरा बी है, फिर एस है, फिर एन है, फिर जे है। अब ये जो गुणसूत्र मानचित्र है ये बेटा मैं आपको समझाता हूं एक प्रश्न के द्वारा, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके मैं रूल्स बताऊंगा और इससे आप सब एक ही क्वेश्चन में मैं सारे भाग बता दूंगा। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो आप कर सकते हैं। देखिए प्रश्न, एक गुणसूत्र पर ए बी सी डी तथा ई नामक 5 जीन्स हैं, नामक 5 जीन्स हैं। इनके मध्य पुनर्योगज आवृत्तियां, इनके मध्य पुनर्योगज आवृत्तियां दी जा रही हैं, दी जा रही हैं, ठीक है। इन पुनर्योगज जो आवृत्तियां हैं वो नीचे दी जा रही हैं। अब क्या होता है, वो है सी डी बराबर 50%, ए सी बराबर 32%, ठीक है, ए डी बराबर 20% और सीई बराबर 10%, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, बी डी बराबर 16%। ये तो हमारा प्रश्न वो हो गया। अब पॉइंट नंबर ए, इस सूचना द्वारा जीन मानचित्र बनाएं, ठीक है, जीन मानचित्र बनाएं। इस सूचना से आपको जीन मानचित्र बनाना है, प्लस दूसरा पॉइंट है नंबर बी, इस जीन मानचित्र पर इन जीन्स के मध्य नहीं, इन जीन्स के क्रम को ज्ञात कीजिए, क्रम को ज्ञात कीजिए। भाई अब आप नीट का एग्जाम देंगे तो नीट के एग्जाम में बनाने को तो आएगा नहीं, लेकिन जब जीन्स का क्रम ज्ञात करने को आएगा तो हमें कहीं इधर उधर रफ पेपर पर, रफ कागज पर ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, निम्नलिखित जीन युग्मों के मध्य दूरी ज्ञात करें, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ए बी, ठीक है, नंबर 2 है
BC, नंबर 3 है BE, नंबर 4 है AE। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की संख्या है जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका एक नियम होता है, सबसे पहले वो दूरी बनाई जाती है जो सबसे ज्यादा होती है। तो इनमें से 50%, और आपको तो पता है 50% अधिकतम मान होता है, तो 50% के लिए हमने लाइन बनाई और हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया C और यहां पर लिख दिया D। और C और D के बीच की दूरी कितनी है? 50%, माने 50 सेंटीमॉर्गन। तो यहां से हमने बनाया है 50 सेंटीमॉर्गन दूरी, ये हो गई। अब इससे कम है 32 AC, तो C के पास A लिखेंगे। अब देखो हम A ऐसे भी तो बना सकते हैं यहां पर, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि 50 और 32 हो जाएगा 82, 82। और मैंने आपको बताया था पुनर्योगज आवृत्ति 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो लगभग ये 32, 25 करीब आधे पे पड़ेगा। यहां हमने निशान लगा दिया A का और यहां हमने लिख दिया AC कितना है? 32 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, सॉरी, तो ये है 18, ये ठीक कर लेना। तो AC जो है वो 32 है, तो AD कितना हो गया? 18। वैसे भी 50 में से 32 गए, 18 आ गया। तो यहां से हम लिखेंगे 18 सेंटीमॉर्गन। ये हो गया, ये हो गया। अब है CE। CE कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन। तो E इधर तो हो नहीं सकता, तो 10, 32 का आधा 16, 16 से कम यहां ऐसे। ये है CE। CE कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हो गया। और BD कितना है? 16। अब B आप उधर नहीं बना सकते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों तरफ बन सकते हैं, जो जोड़ के 50 नहीं हो रहा होता है। तो BD है 16, ये 18 है, तो करीब करीब यहां आ जाएगा BD और ये हो जाएगा 16 सेंटीमॉर्गन। तो आपके पांचों जीन्स आ गए, CEABD। तो चित्र तो हमने बना दिया, लेकिन इस जीन मानचित्र पर इन जीन्स के क्रम को ज्ञात कीजिए। आपको क्रम को ज्ञात करना है, तो क्रम क्या हो गया? CEABD, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको A और B के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये टोटल AD कितना है? 18, BD है 16, तो AB कितना हो गया? 2। तो यहां पर आप लिख दो 2 सेंटीमॉर्गन। फिर आता है आपका BC। AC कितना है? 32, AB कितना है? 2, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमॉर्गन। फिर है आपका BE, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 32 में से ये तो 10 है, तो 10 है, तो AB कितना हो जाएगा? 22। AE हो जाएगा 22, और हमें BE करना है। BE यहां से यहां तक है, तो 22 और 2 24। 24 बचपन की जो गणित होती थी ना, मैथ्स, वही है ये। और AE कितना हो गया? 22 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से आप किसी भी जीन्स के मध्य जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? तो ये है आपका ये। अब हम बात करते हैं कि ये जो गुणसूत्र मानचित्र होते हैं या जो जीन मानचित्र होते हैं, इनका सबसे बड़ा कमी क्या है ना?
तो सबसे बड़ी कमी है ये बिल्कुल सटीक नहीं होते, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, ये नाप के नहीं बनाए जाते, ये एक बस आइडिया से बनाए जाते हैं, तो ये इसका वो है, बिल्कुल सही नहीं होते। अच्छा, सहलग्नता, अब ये जो सारी चीजें हैं इसको सहलग्नता मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जीन्स एक ही गुणसूत्र पर हैं। तो सहलग्नता का महत्व क्या है, लिख लीजिए सहलग्नता का महत्व। सहलग्नता से हमें यह पता चल जाता है कि जो जीन्स हैं वो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित हैं, एक सीधी रेखा में उपस्थित हैं, और जो लिंकेज, जो सहलग्नता होती है वो पुनर्योजन को रोकती है, और हमारे जो जनकीय लक्षण हैं वो संतानों में हूबहू प्रकट हो सकते हैं। जबकि अगर सहलग्नता टूट जाती है, किससे टूटती है, जीन विनिमय से, क्रॉसिंग ओवर से, तो क्या होता है, पुनर्योजन उत्पन्न होता है। और वैसे तो पुनर्योजन होना अच्छा है, क्योंकि पुनर्योजन से परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, और परिवर्तन ही जैवीय उद्विकास माने इवोल्यूशन का आधार है। ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये जो सहलग्नता मानचित्र हैं या जो जीन मानचित्र हैं, इन्हीं से प्रेरित होकर हम उस वाले पार्ट में पढ़ेंगे आणविक, ये वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, की जो मानव जीनोम परियोजना है। मानव जीनोम परियोजना से क्या हुआ था, हमारे सारे जीन्स की स्थिति पता चल गई, कि जैसे हमारा गुणसूत्र संख्या 1 है, उस पर सर्वाधिक जीन्स होते हैं 2968, 2968, और जो हमारा वाई गुणसूत्र होता है उस पर सबसे कम जीन्स होते हैं, वो है 231। तो ये सब किससे पता चला, इन्हीं सब तकनीकों से ये बातें धीरे धीरे हमको पता चलती रही। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लिंग सहलग्नता, और लिंग सहलग्नता पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है जनसंख्या आनुवांशिकी। बेटा पहले हम जनसंख्या आनुवांशिकी शुरू करेंगे, क्योंकि जनसंख्या आनुवांशिकी से हमें पता चलेगा जीन पूल क्या होता है, जीन प्रवाह क्या होता है, आनुवांशिक भार क्या होता है, जीन आवृत्ति क्या होती है। उसके ऊपर फिर हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने के बाद हम उसमें हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ेंगे, हार्डी वीनबर्ग समीकरण पढ़ेंगे। याद है आपको, P प्लस क्यू बराबर 1, या P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। इसके ऊपर भी हम प्रश्न करेंगे। और जो ये सहलग्नता मानचित्र हमने बनाया है, ये क्या है, इसकी जो इकाई होती है उसको सेंटीमॉर्गन कहते हैं, जिसका नाम दिया हेल्डेन ने, और किसके सम्मान में दिया, थॉमस हंट मॉर्गन के सम्मान में। ठीक है, तो अब जो सहलग्नता मानचित्र है वो ड्रोसोफिला माने फल मक्खी और मक्का और न्यूरोस्पोरा के सभी गुणसूत्रों के लिए तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो सहलग्नता मानचित्र है ये बड़ा उपयोग किया जाता है जब अभिजनन प्रयोग होते हैं, पादप अभिजनन, प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि कौन से जीन की कहाँ पर स्थिति है, ताकि अगर जीन चिकित्सा की जाए तो उसमें भी ये बड़ा उपयोगी होता है ये काम। ठीक है, तो ये था आपका सहलग्नता या जीन मानचित्र। अगली कक्षा में मिलेंगे कल इसी समय पर, और हम पढ़ेंगे आपके क्या, जनसंख्या आनुवांशिकी। उसके बाद अगले बार फिर हम उत्परिवर्तन वगैरह शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने भी आपको भ्रम हो, डाउट्स हो, आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहां पर उसका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद।